आज का सेशन शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि हमने कल क्या कवर किया। जैसा हम अपनी शिक्षा संस्था में हमेशा करते हैं कि हमने पहले दिन कुछ टर्म्स जानी, फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, सेडेंटरी बिहेवियर, फिजिकल एजुकेशन, स्कूल स्पोर्ट। तो एक पूरा जो हमारे फील्ड की टर्म्स हैं उनको रिफ्रेश किया अपने माइंड में और उनका बारीकी से डेफिनेशन और उनका अंतर भी समझा। कल हमने इस कड़ी की जो एक और नई चीज से आप सब लोगों के लिए शारीरिक साक्षरता या फिजिकल लिटरेसी जिसको हम बोल सकते हैं, उससे आप सबको अवगत कराया। फिजिकल लिटरेसी में क्विक रिकैप है, चार चीजें होती हैं आपकी: शारीरिक क्षमता, आपका विश्वास, आपका ज्ञान और समझ और आपका मोटिवेशन। ये चार चीजें हमने कल रिकैप करी, अलग अलग एग्जाम्पल से देखे कि अगर ये चारों चीजें साथ लेकर चलेंगे तो आपका जर्नी और अच्छा और लंबे टाइम तक हो सकता है। तो इन चारों में आप सब लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए और आपने क्विज में हमें बड़ा सपोर्ट किया। दूसरा, हमने कल का मेन मैसेज था कि ये तीनों चीजें क्यों करी, क्योंकि दिमाग दिल शरीर तीनों को साथ में एक्टिव करना हमें फिजिकल एजुकेशन क्लास में। तो उस दिमाग के लिए हमें नॉलेज अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, एक अच्छे व्यवहार के लिए हमें उसे मोटिवेशन कॉन्फिडेंस देना है और फिजिकल कॉम्पिटेंस देना है। ये हमारा एक की मैसेज था। तीसरा हमारा की मैसेज था कल का कि हमको ऐसा विजुअलाइज करना है कि अपनी व्यायाम शिक्षा क्लास में हर बच्चा फ्यूचर में अपने तरीके से जिंदगी भर फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा रहे। कुछ खेल के माध्यम से जुड़े, खेल में आगे परफॉर्म करें। कुछ लोग दिनचर्या में अपने आप को एक्टिव रख सकें, कुछ लोग डांस के माध्यम से जुड़ सकें, कुछ लोग योगा के माध्यम से जुड़ सकें। तो ऐसा विजुअलाइजेशन का हमने एक प्रस्ताव रखा कि हम प्रतिभा खोज की तरह प्रतिभा मैपिंग या मापना शुरू करें। तो हर एक के अंदर जो भी फिजिकल एक्टिविटी की प्रतिभा है, रुचि है, हम उसके थ्रू हर बच्चे को इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारा कल का तीसरा मैसेज था। सिंपल मैसेज एक फोर्थ था हमारा कि तीन सिंपल चीजें हैं: हर बच्चे को इंक्लूड करना है, वैरायटी का ऑफ एक्टिविटी रखना है और एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है। अच्छा एक्सपीरियंस ताकि वो बच्चा बार बार ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहे और उसकी रुचि बनी रहे फिजिकल एक्टिविटी में। फिर हमने आपसे एनसीईआरटी का मटेरियल शेयर किया कि आप लोगों में से ज्यादातर व्यायाम शिक्षक 9वीं और 10वीं क्लास को पढ़ाते हैं, पर हमारे पास नेशनल लेवल पे कुछ अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आपके समय को ध्यान में रखते हुए ये रिसोर्स आपको बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं अगर आप उनको यूज करें अपनी क्लास के लिए या प्लानिंग के लिए। तो ये रिसोर्स पब्लिक रिसोर्सेज है। जैसे पसाई सर ने बोला, मैं खुद उनसे पूछ रहा था कि हमको कैसे आप तक पहुंचाया जाए। तो उनके गाइडेंस के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर तक ये मटेरियल पहुंचा देंगे पहले 3 दिनों का वीडियोस के साथ, और आप लोग इनको रेफर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास पर, जो हमारा है कि हमने फिजिकल लिटरेसी समझा। अब इसको प्रैक्टिस में कैसा लाएं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मोटिवेट भी करना है, बच्चे को विश्वास भी दिलाना है। एक कक्षा में ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा कौन सा ढांचा है जिसके हम रेफर करके देख सके कि बच्चे को इस तरीके से प्रोग्रेसिव लर्निंग करानी चाहिए? जैसे गोपी सर फर्स्ट दिन बात किए कि एक सीक्वेंस होना चाहिए, पहले हम अल्फाबेट सिखाए, फिर वर्ड सिखाए, फिर लाइन लिखना सिखाए, फिर पैराग्राफ, फिर ऐसा एक लैंग्वेज का सीक्वेंस है। ऐसा सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? ऐसा क्या कराएं पहली क्लास में कि दूसरी क्लास में उसके ऊपर ज्यादा हो, तीसरी में उसके ऊपर ज्यादा हो? और एक बड़ा सवाल भी कि क्या हम ऐसा तो नहीं करें कि हर क्लास में सेम चीज करा रहे हैं थोड़ा वैरायटी के साथ? तो ये कुछ हम पहलू आज टच करेंगे कि फिजिकल लिटरेसी के हिसाब से कक्षा में कितने जरिए हो सकते हैं आपको पढ़ाने के, और कैसे आप लेसन प्लानिंग कर सकते हो, आपका सेशन का प्लान। अब मैं अपनी कुलीग जैनब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये वाला पार्ट मुझे सपोर्ट करेंगी। जैनब, पीपीटी मैं कंटिन्यू रखूं, आप
जैनब, आपको मैंने अनम्यूट। नमस्कार सभी को। जी सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं पीपीटी कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप ये भी सहयोग दीजिए मुझे करने में। आप लीड कर सकते हैं जनाब, मैं आपको सहयोग देता रहूंगा। जनाब, आप लीड कर सकते हैं सेशन में। तो आज का सेशन जैनब जी हमें सपोर्ट करेंगे। दो चीजें पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि बच्चों की जरूरतें क्या हैं अलग अलग आयु के हिसाब से। हम हमेशा बोलते हैं बच्चों को पहली क्लास में ये कराना चाहिए, दूसरी को ये कराना चाहिए, तीसरी क्लास में खो खो कराना चाहिए, फोर्थ में कबड्डी कराना चाहिए। ऐसा हम सोचते हैं। हमने करिकुलम बनाया एनसीईआरटी का, जहां पर आप सब लोगों की तरह बहुत सारे एक्सपर्ट थे, जिन लोगों ने प्रपोज किया कि हमको क्या क्या कराना चाहिए किस एज ग्रुप पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बच्चों की जरूरतें क्या हैं उसको कैसे समझें, वो एक पार्ट हम कवर करेंगे। और दूसरा पार्ट करेंगे कि उनकी जरूरतों के हिसाब से हम उसको टीचिंग प्रोसेस कैसा रखें। सिंपल भाषा की, आप जैसा कराओगे 10वीं के बच्चे को, 8वीं के बच्चे को, 5वीं के बच्चे को, पहली के बच्चे को, उसका सिर्फ करिकुलम ही अलग नहीं होगा, उसको पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा, जिसको हम पैडागोगी बोलते हैं। तो सरल भाषा में हम ये समझेंगे कि फिजिकल एजुकेशन के भी बहुत सारे पैडागोगी कराने के तरीके हैं, बहुत तरीके हैं फिजिकल एजुकेशन कराने के, और वो हम जानेंगे आज। तो ये दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। जैनब, अब आप लीड कर सकते हैं अगले पार्ट से। सभी को आवाज आ रही जैनब, आप लीड कर सकते हैं। मैं है? सही जी लीड कर जी। सकता सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज से मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि अमित सर ने बताया है, हम सेशन की आउटलाइन को पहले एक बार उस बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा आउटलाइन ये है कि हम विभिन्न आयु स्तरों पर बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उनको समझेंगे। तो उसके लिए हम साथ में कुछ चीज़ें जानेंगे जो हमारे बच्चों के आयु अवस्था यानी कि उनकी पूरे जीवन काल से रिलेटेड जो भी उनके जो स्टेजेस होती है हम उनको भी पढ़ेंगे। और दूसरा ये है कि मोस्टन्स अप्रोचेस टू पेडागोजी यानी कि डिफरेंट अप्रोचेस जो है हमने एक स्पेसिफिक रिसर्च आपके यहाँ प्रस्तुत किया है। वैसे तो और भी अप्रोचेस है पर ये आज के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं सर। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने एक प्रपोजल, एक मॉडल रखा है, प्रस्तुत किया गया है। तो इस मॉडल के अनुसार हम यहाँ पर आज कुछ स्टेजेस डिस्कस करने वाले हैं, जिनके नाम हम आपको एक एक करके रिवील करेंगे। सब तो देखिएगा, ये पहला, ये जो स्टेज नंबर 2 है, इसका नाम है प्लेफुल चाइल्ड। सर नेक्स्ट प्लीज। इंटरेस्टेड एडोलेसेंट, जो कि मिडिल स्कूल होता है, और डेवलपिंग टीन, जो कि सेकेंडरी स्कूल होता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमको देखनी है वो ये है कि हमने, हमारी टीम ने इन बच्चों की जो स्टेज है उस स्टेज के अनुसार उनको एक विभिन्न नाम दिया है, यानी कि प्लेफुल चाइल्ड। अब इसका नाम प्लेफुल चाइल्ड प्राइमरी एज में इसलिए डाला गया है क्योंकि इस एज में बच्चे ज्यादातर खेल से सीखना पसंद करते हैं, एंजॉयमेंट से सीखना पसंद करते हैं और एक्सप्लोरेशन से सीखना पसंद करते हैं। उसी तरह स्टेज नंबर 3 जो कि मिडिल स्कूल है यानी कि इंटरेस्टेड एडोलेसेंट है। द वर्ड इंटरेस्टेड हमको ये बताता है कि बच्चे इस एज में अपने जो हॉबीज हैं, अपनी जो स्किल्स हैं, जो स्पोर्ट्स में उनका जो इंटरेस्ट है, या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी हो या को करिकुलर एक्टिविटी हो, वो वहां पर अपना इंटरेस्ट, अपना टैलेंट बताना चाहते हैं। और जो 4th स्टेज है यानी कि सेकेंडरी स्कूल, ग्रेड 9-10 वाला, तो यहाँ पर इनको डेवलपिंग टीम कहा गया है। डेवलपिंग इसके लिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर ये जो अपनी स्किल्स है उन पर पुख्ता हो जाते हैं, वो कॉन्क्रीट स्किल्स बन जाती है और ये परफॉर्मर बन जाते हैं यहाँ पर। तो और क्योंकि जब हम ये मॉडल बना रहे थे, हमने इंडियन नजरिए से भी काफी चीजें इसमें ऐड की है। जैसे कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, हमारे यहाँ
भिन्न प्रकार के ट्रेडिशंस है, कल्चर है और मानवीय मूल्य भी हैं, तो हमने मूल्य को भी ऐड किया है हर स्टेज पर। सर प्लीज। शारीरिक साक्षरता से सकारात्मक जो अनुभव होते हैं उन पर बात की जा रही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो बाकी स्टेजेस है उनके भी विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे कि एक्टिव टॉडलर, कंपीटिंग यूथ, चैंपियनिंग अडल्ट एंड एक्टिव अडल्ट। आई होप आपको ये काफी क्लियर हो गया होगा। और इस मॉडल को हम एज अ प्रपोजल मानकर चलेंगे। वैसे तो वैश्विक संदर्भों के अनुसार हमारे यहाँ काफी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बट ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी ओर से एक छोटी सी प्रस्तुति है। सर आगे बढ़ेंगे। एक तो चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे जी। जैनब ने बताया कि ये फ्रेमवर्क इसलिए बनाना जरूरी लगा कि फिजिकल लिटरेसी हमने बात किया, जन्म से एंड तक हमारा पूरा लाइफ का जर्नी फिजिकल लिटरेसी है। तो उस जर्नी को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रस्ताव रखा कि जहां पर करिकुलम है वो करिकुलम स्कूल के दायरे में सोचता है, एक ऐसा करिकुलम जो जिंदगी भर चलता रहे, जो रेफरेंस के लिए किसी भी समय हम रेफर कर सकें, ऐसा हमने एक प्रयास किया। और जैसे जरा आपने प्लेफुल चाइल्ड इंटरेस्ट वाला बताया, डेवलपिंग टीम में एक छोटा सा पॉइंट और ये है कि उस स्टेज पर बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं फिजिकली, मेंटली और मैच्योरिटी की तरफ। तो डेवलपिंग टीम में उनका जो बायोलॉजी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज होता है, इसलिए भी उसको डेवलपिंग टीन स्टेज बोला गया है। और ये जो ऊपर वैल्यूज है आपका स्नेह, सम्मान, विश्वास, वात्सल्य, कृतज्ञता, प्रेम, ये सब भी हम आपसे डिस्कस करेंगे अपने संडे के सेशन में कि इन वैल्यूज का क्या रेलेवेंस है। थैंक यू जनाब। थैंक यू सर। तो आज जैसे कि हम स्कूल से रिलेटेड स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हम आज ये 3 स्टेजेस के बारे में खास बात करेंगे। तो बात हो रही है पेडागोजी की। तो पेडागोजी के लिए हमने 3 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। एंजॉयमेंट, जैसे कि अमित सर ने बताया, तो एंजॉयमेंट शारीरिक साक्षरता के अनुसार किस तरह हम अचीव कर सकते हैं, वो यूजिंग डिफरेंट मूवमेंट फॉर्म्स, यानी कि विभिन्न गतियां। दूसरा फैक्टर ये है, सर प्लीज, स्टेप्स फॉर बिल्डिंग फिजिकल कॉम्पिटेंसी, यानी कि हमारी जो फिजिकल कॉम्पिटेंसी है उसको आगे बढ़ने के जो स्टेप्स होते हैं। जैसे अमित सर ने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम अक्षर से शब्द बनाते हैं, शब्द से पंक्ति बनाते हैं और पंक्ति से फिर हम आगे कहानी बनाते हैं। तो उसके जो स्टेप्स होते हैं यहाँ पर भी स्पोर्ट्स में, उस पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़िए प्लीज। विंडो पीरियड्स एज पर जेंडर एंड पीक हाइट वेलोसिटी, यानी कि PHV। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है जहाँ पे हम बच्चों को बड़े गंभीरता से समझेंगे। तो और हाँ, मेरा एक आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध भी है कि आप सभी लोग सतर्क रहे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे यहाँ कुछ क्विज भी होगा और एक खजाने की खोज भी हमने प्लान की है आप सभी के साथ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। सर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के गतियां डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला वाला है एडवेंचर। अब जब हम एडवेंचर की बात करते हैं तो एडवेंचर यानी कि जो एडल्ट्स वैसे लोग करते हैं वैसा वाला नहीं है, बस बच्चे को एडवेंचर वाली फीलिंग देनी है, क्योंकि हमको सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना होता है इस एज ग्रुप को लेकर। तो मध्य प्रदेश के कल्चर के अनुसार हमारे यहाँ पे कुछ उदाहरण पहले से ही प्रस्तुत है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, ताकि बच्चे को भिन्न प्रकार की जो वातावरण है उसका उसे अनुभव मिले और वो एंजॉय कर सके। तो एडवेंचर में जैसे कि कुछ एग्जांपल्स होते हैं, हम टीई में खेल सकते हैं, जैसे कि आपका ट्रेजर हंट होता है, लो हाइट पर रोप वॉकिंग कर सकते हैं, ऑब्स्टिकल क्लियरिंग कर सकते हैं, सर्किट्स करा सकते हैं। दूसरा मूवमेंट फॉर्म ये है प्लीज, जो कि एस्थेटिक्स एंड एक्सप्रेसिव आर्ट्स है। ये बड़ा ही अनोखा मूवमेंट फॉर्म है, गति है, जिसमें हम तरह तरह के रंग बिरंगे इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारा गाना म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इमिटेशन करवा सकते हैं बच्चों को, जैसे कि होता है क्रैब वॉक या होता है बेयर वॉक, तो फ्रॉग जंप। तो इससे भी एक्सप्रेशंस में आते हैं ना, तो उनको एंजॉयमेंट बहुत होता है। सर प्लीज नेक्स्ट।
जैसे कि अब तीसरा मूवमेंट फॉर्म है एथलेटिक्स। तो ये तो आई एम श्योर कि मेरे सभी यहाँ पे गुरुजन जितने भी प्रस्तुत है ये इस पर ऑलरेडी मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, पर मैं फिर भी एक बार रिकैप करना चाहूंगी। तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश स्टेट में कुछ पॉपुलर गेम्स हैं एथलेटिक्स पर, जैसे कि आर्चरी है, लोकल गेम्स भी है जैसे कि गिल्ली डंडा है, और एक अनोखा गेम मैंने सीखा है यहाँ पर जो कि है सितोलिया और पिट्ठू। साथ में बैडमिंटन है, फुटबॉल है, हॉकी है, वाटर स्पोर्ट्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो प्लीज नेक्स्ट। तो फिटनेस एंड हेल्थ की बात आ रही है, तो ये तो सारे आयु को लागू होता है, भले प्राइमरी हो, मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो। पर खासकर हमने एडोलेसेंट्स पर भी इसका ध्यान देना है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ होती है वो उस वक्त पीक हाइट पर होने लग जाती है। तो फिटनेस एंड हेल्थ में जो भी हमारे पीई एक्टिविटीज हो सकते हैं, उसमें तो एक तो कॉमन वाला है कि हम रेगुलर चेकअप्स तो करवाते ही हैं, और उनका जो हाइट और वेट मेजरमेंट्स है वो भी लेते हैं। पर इसके साथ हम और भी चीजें हैं जो कर सकते हैं। उनको रिकवरी सिखाएं, उनको प्रॉपर स्लीप पैटर्न बताएं, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, जो डाइट पैटर्न्स होते हैं, उस पर भी थोड़ी चर्चा करें। फिटनेस से अनुसार हम ये भी बातें कर सकते हैं कि उनका जो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, एजिलिटी है, तो एज के अनुसार उसको कैसे कवर किया जा सकता है। स्कूल्स में हेल्थ एंड फिटनेस क्लब्स तो होते हैं, तो वहाँ पर पीई टीचर का काफी योगदान हो सकता है। रही बात कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स भी आयु अनुसार इस पर काफी बात होने वाली है आगे चलकर, और इसमें भी एथलेटिक गेम्स और सभी जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, भले स्कूल लेवल पर हो या कम्युनिटी लेवल पर हो। और आखिरी वाला मूवमेंट फॉर्म जो कि है इंटरैक्टिव एंड रिलेशनल। सो प्लीज। इंटरैक्टिव एंड रिलेशनल। सोशल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। जैनब, आप की आवाज चली गई थी बीच में, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। तो इंटरैक्टिव और रिलेशनल वाले में यहाँ पर हम कल्चरल इनपुट्स को ले रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश इतना जो हमारा जो स्टेट है वो इतना कल्चरली डाइवर्स है। यहाँ पर हम इतने सारे डांस एंड फोक आर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने सुना है कि यहाँ पर काफी बेहतरीन पॉपुलर उत्सव भी होते हैं, जैसे कि पंचमारी उत्सव होता है और मंदू उत्सव होता है, राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह होता है। तो ऐसे नाट्य समारोह में भी हम इसमें भाग ले सकते हैं, अगर पीई टीचर्स के अनुसार जैसी भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड करेंगे व्यायाम शिक्षक की तरफ, कि हम व्यायाम शिक्षा या खेलकूद वाले लोग हमेशा स्पोर्ट्स के जरिए ही बच्चों को फिजिकल एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क है फिजिकल लिटरेसी का, ये एक और हमें अल्टरनेटिव देता है। ये बोलते हैं स्पोर्ट्स तो हमारे पास है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं आपके पास, खो खो, कबड्डी, आपके लोकल गेम्स हैं, वो तो आप कराइए ही। इसके अलावा आपके पास 5 और तरीके भी हैं एक्टिविटी कराने के, और वो बहुत बड़ा हमसे प्रयास मांगते हैं अपनी समझ को और ब्रॉड करने का। कि बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होंगे, वो जैसे जैनब ने बताया एस्थेटिक एक्सप्रेसिव आर्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो क्या बुराई है कि मेरे फिजिकल एजुकेशन क्लास में लड़कियों के लिए डांस भी कराया जाए? क्या बुराई है कि एडवेंचर के लिए मैं एक्टिविटीज अपनी क्लास में प्लान करूं, जो एज सिंपल एज कि आपका स्कूल का जो चबूतरा है वहां से नीचे कूदना, सीढ़ियों से कूदना, जो कि इन बच्चों का एडवेंचर लग सकता है। तो एक हमारा ये सोच दे रहा है कि हमें फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ ड्रिल्स की बजाय इन बहुत सारे तरीकों से भी हम बच्चों को एक्टिव कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो जैसे कि सर ने बताया, ये हमारे ऑप्शंस हैं, कई ऑप्शंस हैं। और अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम दूसरा फैक्टर यानी कि फिजिकल कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करने के स्टेजेस के बारे में रिकैप करेंगे। पहला स्टेज होता है मूवमेंट वोकैबुलरी। इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? क्या कोई हमारे गुरुजन इस पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे कि मूवमेंट वोकैबुलरी होता क्या है अकॉर्डिंग टू फिजिकल लिटरेसी? अच्छा, मैं आपके लिए एक हिंट देती हूँ, ये प्राइमरी लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जवाब?
जी, मूवमेंट के बारे में जानना, एक्सप्लोरेशन, वोकैबुलरी, मेरा एक हिंट है, वोकैबुलरी पर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका जवाब का। तो मूवमेंट वोकैबुलरी यानी कि सर अगर आप एग्जांपल्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे दर्शक देख सकेंगे। तो देखिएगा, मूवमेंट वोकैबुलरी के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑडियो में बोल देती हूँ। जैसे कि रन, जंप, थ्रो, कैच, शुरुआत तो यहीं से होती है, राइट। तो ये जो बेसिक मूवमेंट्स होते हैं। जरा जरा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। तो जो वोकैबुलरी है वो बहुत ब्रॉड टर्म है। हम जो भी एक्टिविटी एक बच्चा बचपन से शुरू करता है वो उसका मूवमेंट का वोकैबुलरी बोला जाता है। अगर आप बच्चे का बचपन लेके चलें तो बच्चा सबसे पहले लेटा रहता है। लेटने के बाद सबसे पहले बच्चा जो एक्टिविटी करता है नॉर्मली हवा में टांगे मारने ही करता है, तो उसका फर्स्ट मूवमेंट वोकैबुलरी में वो वर्ड ऐड होता है। उसके बाद जब बच्चा पहली बार अपने आप बैलेंस बनाना सीखता है तो वो क्रॉल करता है, तो क्रॉल उसका सेकंड वोकैबुलरी ऐड होता है। थर्ड, हम सब बड़े खुश होते हैं जब बच्चा वॉक करना शुरू करता है, तो बच्चा बैलेंस बनाना सीखता है। तो तीसरा पार्ट हो गया बच्चे का सपोज वॉक करने वाला। इस दौरान बच्चा और भी बहुत चीजें सीखता है, जैसे कि कटोरी उठा के पानी पीना। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज है मूवमेंट करने का। करोड़ों क्षमताएं हैं मेरे शरीर के अंदर। ये क्षमताएं मुझे जब एक एक करके नेचुरली जो अपने डेवलपमेंट के दौरान मिलती है, इसको हम पूरा वोकैबुलरी बोल सकते हैं। वोकैबुलरी फंडामेंटल मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, और इससे हमें कंफ्यूज नहीं करना है। वोकैबुलरी वो है कि जैसे हम बोलना सीखते हैं तो पहला वर्ड हमने माँ बोला, पर माँ का सिंटेक्स हमें बाद में कोई फर्स्ट क्लास में समझाएगा। तो हमने जो भी एक्टिविटी करी है इस बॉडी के थ्रू, वो इस बॉडी में रजिस्टर हो जाती है मेरी वोकैबुलरी के नाम से। और ये वोकैबुलरी हर प्रांत में, इवन मध्य प्रदेश में भी अलग अलग तरह की होंगी। अगर भोपाल की बात करें जहां पर आपका वाटर स्पोर्ट्स है, तो वाटर स्पोर्ट्स के आसपास जो लोग रहेंगे, हो सकता है वो वाटर के जरिए कुछ एक्टिविटीज करें। तो बचपन से वहां पर जा रहे हैं, आपको वहां जाकर बैठना है, आप पानी से खेल रहे हो, तो हो सकता है पानी में खेलना आपकी वोकैबुलरी में आ जाए। उसकी बजाय अगर हम चंबल साइड में जाएंगे जहाँ थोड़े से बिहड़ के पहाड़ है सुपर, तो उस पहाड़ पर जो आपका दिनचर्या रहेगा वो ये रहेगा कि आपको पहाड़ पर चढ़ना है और उसके थ्रू आपको अलग अलग एक्टिविटीज करनी है। तो वोकैबुलरी एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट दिया गया पूरे विश्व स्तर पर कि हम क्यों अपने आप को सिर्फ फंडामेंटल मूवमेंट जैसे जंप थ्रो से कनेक्ट करें। वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल है। जो बच्चा छोटा है वो भी थ्रो करना जानता है, वो बॉल उठा के फेंकता है, क्योंकि ये नेचुरल है और इसको सिखाने का जरूरत नहीं है। हाँ, पर वोकैबुलरी जितना बड़ा कैसे होगा? बड़ा जब होगा जब मुझे तरह तरह के एक्सपीरियंस मिलेंगे। अगर मैं डांस करूंगा तो अलग मूवमेंट मिलेगा मुझे, अगर मैं जंप करूंगा तो अलग मूवमेंट मिल रहा है मुझे, अगर मैं रोटेट करूंगा मुझे अलग मूवमेंट मिल रहा है। तो ऐसा एक कंसेप्ट दिया गया कि उसका मूवमेंट वोकैबुलरी का नाम दे, जो हर क्षेत्र के हिसाब से, हर कल्चर के हिसाब से बहुत डिफरेंट हो, बहुत डिफरेंट हो। और आपके पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तान इलाकों में, पठारी इलाकों में या सी वाले इलाकों में, हर जगह वोकैबुलरी बहुत डिफरेंट होता है। और ये आप बच्चे की वोकैबुलरी आप लिंक करें तो उसको सिर्फ आप ऑब्जर्व करिए कि कौन कौन से मूवमेंट वो करता है और कौन से नए मूवमेंट आप उसके दिनचर्या में ऐड कर सकते हो, तो उसको हम वोकैबुलरी का नाम देते हैं। सेकंड, इसमें कंसेप्ट आता है मूवमेंट कैपेसिटीज का, कि वोकैबुलरी बच्चा सीख गया, बच्चा क्रॉल करना सीख गया। और आप ध्यान से देखिए कि बच्चे का जो सीक्वेंस है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप वॉकिंग क्रॉलिंग से पहले नहीं सिखा सकते, क्योंकि जब बच्चा पैर मारता है तब उसका एब्स वाला पार्ट स्ट्रांग होता जाता है, धीरे धीरे उसका बैलेंस आता है और वो पहले बैलेंस करके चलता है, उसके बाद वो खड़ा होता है। तो ये सीक्वेंस आपको बोले तो नेचर ने दिया है, नेचर ने दिया हमको अच्छा वोकेबलरी बिल्ड करने का एक्सपर्टीज। और वोकेबलरी ना सिर्फ प्राइमरी, ये जिंदगी भर बनता रहता है। आपने अगर स्कूल में 10 टाइप के गेम किए तो आपकी वोकेबलरी बन गई उन 10 गेम्स की। आप फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में आपने एलएनआईपी में एडमिशन लिया, आपको 2 नए गेम मिले, तो आपकी वोकेबलरी में वो ऐड हो जाएंगे। फिर आप जॉब करने गए तो आपको
आपके प्रिंसिपल ने बोला आप 3 और नए फील्ड पढ़ाइए, तो आपकी नई वोकेबलरी ऐड हो गई। फिर आप किसी और आप सपोज माउंटेनियरिंग करने गए जब आप 30 साल के हैं, तो माउंटेनियरिंग आपकी वोकेबलरी में ऐड हो गया। तो वोकेबलरी एक तरीके का खजाना है जो हम सबके अंदर छुपा हुआ है। हम वो एक्टिविटी कर सकते हैं, बट हम लाइफ लॉन्ग कुछ ही एक्टिविटीज कर पाते हैं, बट वोकेबलरी अनलिमिटेड है। सेकंड चीज आया कि कैपेसिटी क्या होता है। हम लोग व्यायाम शिक्षा में हमेशा बात करते हैं कि फिजिकल कॉम्पिटेंसी के लिए स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, एजिलिटी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब ये हमने टेक्निकल समझा, इसको समझे कि अरे कैपेसिटी तो क्षमता होती है किसी की, अंदरूनी क्षमता की, वो उस मूवमेंट करने को बहुत टाइम तक या बहुत एनर्जी से कर सके, उसकी कैपेसिटी वही है। अब बच्चा जो नया नया अगर चलना शुरू हुआ, तो जब वॉकिंग उसका वोकेबलरी है, वो कितने टाइम तक चल पाएगा? एक लिमिटेड टाइम तक, क्योंकि उसका कैपेसिटी उतना है, उसके बाद वो बैठ जाएगा, सहारा चाहेगा। सेम वे अगर आपको मैं बोलूं कि आप पूरा स्पीड से भागो, तो आपकी एक ही लिमिटेड कैपेसिटी है, वहां तक आप उसके थ्रू पहुंच पाओगे। तो उन्होंने बोला कि हमारा एक मूवमेंट वोकेबलरी है जो हमारे बहुत सारे हैं, फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से हम कैपेसिटी डेवलप करते हैं। मतलब आप बात करो कि अपना इंजन का कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, इसमें अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। जो आपने बोला साइंस वाले फैक्टर, फिटनेस वाले, वो भी इसमें रेलेवेंट हो सकते हैं कैपेसिटीज में। कैपेसिटीज में अलग अलग मूवमेंट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि मैं भाग के चीज उठा के दोबारा भाग सकता हूँ, ये भी मेरा कैपेसिटी हो सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्योंकि ये मूवमेंट से बात कर रहे हैं, हमने बात की 6 टाइप ऑफ मूवमेंट, एथलेटिक्स, आर्टिस्टिक, या जो 6 टाइप की मूवमेंट बात की, ये उनमें कैपेसिटी हमारी डेवलप होनी चाहिए। तो कैपेसिटी वर्ड का यूज किया गया सिंपल लेमैन अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसको डांस पसंद है उसमें कैपेसिटी ज्यादा डेवलप करेगा, या कुछ नेचुरली बायोलॉजिकली होंगी। तो जब मेरी मूवमेंट है वो कितने टाइम तक मैं कर पाता हूँ, कितने एनर्जी से, कितने समय तक, वो मेरा मूवमेंट कैपेसिटी का एक प्रपोजल रखा गया। तो चीजें सिंप्लीफाई कर दी उन्होंने। वोकेबलरी जिंदगी भर, जिंदगी भर वोकेबलरी हमारी बनती है। बहुत बहुत लोगों की तो स्कूल के बाद बनती है। मूवमेंट कैपेसिटीज, जो आपकी वो वोकेबलरी है, उसमें आप कितना एनर्जी, स्टेमिना भरते हो, वो आपका कैपेसिटी बिल्ड करता रहता है। कि आप लोग अगर एमपी के अलग अलग एरिया की बात करें, तो कुछ लोग होंगे जो पानी में बहुत लंबे टाइम तक तैर सकते होंगे, उनका स्टेमिना बना है, वो कंटिन्यूअसली उसका वो कैपेसिटी डेवलप हुआ। कुछ लोगों का खेती का बहुत अच्छा कैपेसिटी होगा, तो उनका मूवमेंट कैपेसिटी उससे लिंक हुआ। तो कैपेसिटी उसका स्टेमिना बनाने का एक जरिया है। तीसरा इसमें कंसेप्ट होता है जनरल या रिफाइंड मूवमेंट पैटर्न। पैटर्न बोलते हैं एक तरीका, कि आपका एक चलने का तरीका है। आप जो डेली का दिनचर्या करते हो उसमें आपके कुछ घर के काम है, स्कूल के काम है, खुद की एक्सरसाइज करनी है, आपका एक पैटर्न है। हमारे खेल भी एक पैटर्न है। खेल क्या बोलता है कि खो खो में आपको इस तरीके से भागना है, इस तरीके से पकड़ना है। तो जब आपकी पूरा बेस बना बहुत सारी एक्टिविटीज का, कुछ कैपेसिटीज बनी, उनको आप यूज करके एक पैटर्न बनाते हो। चलो पैटर्न ऐसा करते हैं कि हमको बॉल ऊपर मारना है, एक पैटर्न है। फिर अब खो खो खेलना है तो वो भी एक पैटर्न है, रनिंग जाना है वो भी एक पैटर्न है। तो पैटर्न एक तरीके का तरीका है कि आप उसको अपना जो वोकेबलरी कैपेसिटी को अप्लाई कर सकते हो। इसमें सब खेल आते हैं। खेल के अलावा आप जनरल लाइफ में भी जाना चाहिए आपको। आपका खेती का एक पैटर्न हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी अगर मजदूर करता है उसका पैटर्न हो सकता है। आपका एज सिंपल एज आपका जो बाल काटने वाले बार्बर हैं, उनका भी एक पैटर्न है कि उनको सिर्फ एक ही मसल्स को यूज करना है, पर उनका एक पैटर्न रहता है। तो पैटर्न के थ्रू हमने ये किया कि फिजिकल एक्टिविटी कॉम्पिटेंसी हर इंसान के लिए, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका एक मूवमेंट पैटर्न है। हमारा पैटर्न बहुत टाइम तक बैठ के बोलने का है, विच इज सेडेंटरी, बट ये भी एक पैटर्न है। इससे हम ऑफिस जाते हैं, डेली दिनचर्या करते हैं। तो एक इसको हम जनरल या रिफाइंड मूवमेंट पैटर्न बोल सकते हैं। और फोर्थ होता है स्पेसिफिक मूवमेंट पैटर्न, जो उसका और स्पेसिफिक पार्ट है। और स्पेसिफिक मतलब कि जो आपको स्पेसिफिक जॉब करने के लिए, वो जॉब हो सकता है क्रिकेट खेलना हो, जॉब हो सकता है मुझे सिलाई कढ़ाई करना हो, जॉब हो सकता है कि मुझे पहाड़ चढ़ के जाना है। तो उस मूवमेंट का जो स्पेसिफिक पैटर्न है उसको हम और फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो इन अ वे हर इंसान बचपन में वोकेबलरी डेवलप करेगा, शुरुआत करेगा, वोकेबलरी जिंदगी भर बनेगी, उसका कैपेसिटी बिल्ड होता जाएगा अलग अलग एरियाज में, फिर उसे कुछ पैटर्न बनेंगे जैसे जैसे उसका जॉब, उसका इंटरेस्ट एक्टिविटीज में जाएगा, और एक स्पेसिफिक मूवमेंट पैटर्न भी उसका डेवलप हो जाएगा। तो ये एक कॉम्पिटेंसी डेवलप करने का एक साइकिल प्रपोज किया गया। ये लिटरेचर आपको इन जनरल कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये जो फिजिकल लिटरेसी का बुक मार्गरेट वाइटेड जिन्होंने लिखा है, उन्होंने प्रपोज किया है। तो जैनब आई थॉट आई विल एक्सप्लेन। आगे जी, आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ पर जो तीसरा फैक्टर है जो कि मैंने पहले बताया, विंडो पीरियड एंड पीएचवी। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। वो ये है कि सभी आयु वर्ग में बच्चे जो है वो कुछ चीजों से गुजरते हैं, जो कि ना कि केवल ज्ञान में बल्कि मन में और शरीर में भी उनका विकास हो रहा है, और वो उस विकास से गुजर रहे हैं। वे कार्य और कौशल विकसित कर रहे हैं, और साथ में मैच्योरिटी जैसी कि उन परिपक्वता जो हो रही है वो भी आती है। तो जीवन के किसी भी बिंदु पर प्रत्येक बच्चा वास्तव में विकास के आधार पर भिन्न ही होता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ये एक रिसर्च मॉडल यानी कि लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट की ओर से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, जिनको जो रिसर्च स्कॉलर्स है उन्होंने क्या किया है कि जो एथलीट्स होते हैं पीक परफॉर्मेंस वाले, उनकी जो आयु थी उसको उन्होंने रिवर्स में स्टडी किया है, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी इसमें मिश्रण किया है, और उन्होंने हमारे सामने इसको ऐसे प्रस्तुत किया है। और आप देखेंगे, सो प्लीज नेक्स्ट एनिमेशन, तो आप उसमें देखेंगे कि मेल्स और फीमेल्स में जो जेंडर डिफरेंस है वो ये है कि जितने भी नहीं सर, बस यहीं पर एक, जी शुक्रिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि फीमेल्स में जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो मेल जेंडर से 2 साल पहले ही शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप मेल और फीमेल को कंपेयर करेंगे तो मेल्स की जो शुरुआत होती है वो 2 साल बाद होती है। तो यहाँ पर एक और चीज है जिसके बारे में मैं वर्णन करना चाहूंगी, जो कि है पीएचवी। पीएचवी का फुल फॉर्म है पीक हाइट वेलोसिटी। लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट बुक में इसका काफी डिटेल में वर्णन किया गया है। अभी मैं आपको इस पर बस ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो पीक हाइट वेलोसिटी को हमको ट्रैक करना होता है, जो कि जब हम हाइट और वेट मेजरमेंट्स लेते हैं बच्चों के साल में 2 बार, इसको भी ट्रैक किया जा सकता है। अगर हम इसको ट्रैक कर लेते हैं तो हमको अनुमान लगाने को मिलता है कि बच्चा कब प्यूबर्टी में एंटर होने वाला है। तो हर 3 माह को हम जब उनकी हाइट्स को मेजर करते हैं और जब हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करते हैं, तब हमको दिखाई देगा कि ग्राफ जो है वो ऊंचा होता जाता है और एक पॉइंट पर रुक जाता है, यानी कि उस पॉइंट पर बच्चा अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने वाला है। तो हाइट वो संकेत है कि बच्चा अभी एडोलेसेंट फेज में एंटर करने वाला है। तो वहां पर हमको पता चल जाता है कि बच्चा मेंटली, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली और किन चेंजेस से गुजर रहा है। तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं और उसको उस तरीके से एक्टिविटीज जो है, उसकी जो गतिविधियां है, उसकी उस क्षमता के अनुसार हम डिजाइन कर सकते हैं। तो और यहाँ पर ज़ैनब को एड ओके, और आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि एज के 2 नाम लिखे गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिएगा क्रोनोलॉजिकल एज, और सेंटर में यहाँ देखिएगा डेवलपमेंटल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज और डेवलपमेंटल एज का एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको रिकैप करना चाहूंगी। क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जन्म से लेकर प्रेजेंट तक, आज तक जितने भी साल, महीने और दिन गुजरे हैं, उसका हिसाब, जो एज लिखते हैं ना बच्चों का बर्थ फॉर्म्स पे या सर्टिफिकेट्स पर, उनकी एज 9 साल है, तो ये क्रोनोलॉजिकल एज हुआ। डेवलपमेंटल एज वो फैक्टर है, इट इज अ बिग स्पेक्ट्रम, इट इज नॉट, वो क्रोनोलॉजिकल एज के जैसे स्पेसिफाइड नहीं होता है, वो एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हमको पता चलता है कि इस आयु से इस आयु तक के रेंज में बच्चा किस डेवलपमेंट से गुजर रहा है। क्या वो मस्तिष्क डेवलपमेंट से गुजर रहा है, क्या वो फिजिकल डेवलपमेंट बता रहा है, या वो एडोलेसेंट बन रहा है।
या इसकी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है। तो डेवलपमेंटल एज हमको उस डिटेल के बारे में बताता है। तो आप व्यायाम शिक्षक के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। ग्राफ है, बट दो इम्पोर्टेंट पहलू की फीमेल्स मेल्स का जो ट्रेनिंग क्या कराना चाहिए वो उनके डेवलपमेंट स्टेज पे डिपेंड करता है क्योंकि फीमेल्स पहले मैच्योर होती है मेल से। तो पहला सवाल उठता है क्या हम उनको डिफरेंट ट्रेनिंग दें? आंसर है यस, उनका ट्रेनिंग नीड्स डिफरेंट है। और वो ट्रेनिंग नीड जो इन्होंने विंडोज बोले हैं, हम बोलते हैं इनको विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि आप बाद में भी ये कराओगे तो ट्रेनिंग इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट ऐसा रिसर्च के थ्रू आया कि जब इन विंडोज में आप उनको ये एक्टिविटी कराओगे तो वो लाइफ लॉन्ग रिटेन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और ये नेचुरल है, इसमें कोई वैसा साइंस भी नहीं। आप बात करो बच्चे का, छोटा बच्चे के लिए अगर आप फीमेल मेल का बात करो, सबसे पहले लिखा है सपलनेस, जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। हिंदी में फ्लेक्सिबिलिटी अगर इसको बोलें, आम भाषा में जो आप यूज करते हैं। स्पीड कि बच्चे का क्विकनेस ऑफ मूवमेंट। तीसरा स्किल, बच्चे का मैक्सिमम डेवलपमेंट इस समय मस्तिष्क का हो रहा होता है। अब बात लैंग्वेज स्किल्स, आपकी क्रिटिकल स्किल सारी स्टेज पर होती है। तो स्किल पे काम करना अच्छी चीज है, अलग अलग स्किल्स पर काम करना। आपका बैडमिंटन का स्किल हुआ, आपका खो खो का स्किल हुआ, डांस का स्किल हुआ। तो बच्चों को प्राइमरी लेवल पे अगर बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, स्किल आर वेरी गुड थिंग। ऐसा ये मॉडल प्रपोज करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आप सब लोग सोच भी सकते हैं क्योंकि उनके मसल्स और बोन्स अभी फ्लेक्सिबल होते हैं, पूरे डेवलप नहीं होते। तो वो फ्लेक्सिबल रहें, अभी स्टिफ हो जाएंगे तो आगे मुश्किल होगा फ्लेक्सिबिलिटी देना। स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ टू। स्पीड विंडो जो 1 रहता है वो फ्रीक्वेंसी रहता है। स्पीड टू मैक्सिमम स्ट्राइड लेंथ का रहता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका स्ट्राइड लेंथ बढ़ जाता है, उसको यूज कर सकते हैं। और स्टेमिना और स्ट्रेंथ का विंडो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेमिना जैसे आप बात कर सकते हैं जनरल एंड्योरेंस का, और स्ट्रेंथ के भी एक विंडो रहता है। इंपॉर्टेंट पार्ट एक और क्या है कि फीमेल्स का आप चेक करें तो जो पीक हाइट वेलोसिटी है उसके साथ स्पीड और स्ट्रेंथ पैरेलल शुरू हो जाता है। जब फीमेल्स का मैच्योरिटी होता है तो उनको बॉन्स और मसल्स की बजाय फैट डिस्पोजिशन ज्यादा होता है। तो स्ट्रेंथ वर्कआउट ऑफ फीमेल्स अगर आप इससे सिलेक्ट करें कुड स्टार्ट एट 12, बल्कि बॉयज का वो 16.5 लिखा है। इट इज ए वेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फॉर अ पी टीचर टू नो कि फीमेल का स्ट्रेंथ और स्टेमिना एक्चुअल में बॉयज से पहले शुरू होना चाहिए, जबकि हम बहुत बार इसको रिवर्स ऑर्डर शुरू करते हैं क्योंकि उसका बॉन्स डिफॉर्मेशन पहले हो चुका होता है। तो ये सेंसिटिव विंडोज आप अपनी गोल्डन बुक की तरह लेके चल सकते हैं। आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, आप फिजिकल लिटरेसी कंपोनेंट को ध्यान रखें, बट ये मॉडल बड़ा अच्छा है आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए कि किस एज में क्या कराना है, और दूसरा मेल फीमेल्स का प्रायोरिटी कैसे रखना है। बहुत चीजें आपको फीमेल में पहले इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है मेल से पहले। Yes, sir. हेलो सर, आपकी आवाज कट गई है। मैं बोल नहीं रहा, आप कर सकते हैं आई कट। अच्छा अच्छा, लेकिन ये कुछ वहां पर इशू वो हो रहा उसका है। लिंक पर चला गया। तो एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग ले लें पार्टिसिपेंट्स के साथ इसी ग्राफ पर। बस एक ही सवाल करूंगी। तो ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। क्रोनोलॉजिकल एज तो आप देख ही रहे हैं, 5 से लेके 20 तक लिखा हुआ है। तो एक सेकंड जरा, उसमें जी कुछ। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छा सोर्स ठीक है, हाँ। हमारे दर्शकों के लिए सोर्स बताए गए हैं। सर प्रीवियस स्लाइड पर प्लीज। जी धन्यवाद। तो छोटा चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग क्विज रखते हैं। पार्टिसिपेंट चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। फीमेल्स में सपलनेस की डेवलपमेंटल एज रेंज क्या बताई गई है यहाँ पर? क्विकली आपको देखिए और हमको जवाब दीजिए, इसका रेंज क्या था? हमने कहा कि डेवलपमेंटल एज की रेंजेस होती है, तो फीमेल्स में सपलनेस की रेंज क्या है? कृपया जवाब दें। रेंज जी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, इसकी रेंज को पहचाने क्योंकि डेवलपमेंटल एज रेंज के अनुसार चलता है। कितनी
आयु से कितनी आयु तक सपलनेस यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी? सपलनेस का जवाब, सही जवाब है 6 से 9.5 साल, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। हमारे उत्सुक दर्शकों के लिए मैं एक बार दूसरा सवाल भी पूछती हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। मेल्स में स्किल डेवलपमेंट किस एज से किस एज पर होती है? जी, मेल्स में स्किल डेवलपमेंट की डेवलपमेंटल एज रेंज क्या है? कुछ लिख रहे हैं 9 से 12। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो शुरू हो रहा है 8:30 से लेकर 12:30 तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इसमें भाग लिया एंड मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे पार्टिसिपेंट्स काफी ध्यान से जवाब भी दे रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारी खजाने की खोज का पहला छिपा संकेत। इस शब्द को नोट कर लीजिए। उनकी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा संकेत भी आपको बताया गया है, ये जंबल्ड है। जब आप सारे शब्दों को इकट्ठा कर लेंगे तो उसमें छुपा संदेश आपको पता चल जाएगा, इसे भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा स्टेज नंबर 2, जो कि आज का फर्स्ट डिस्कशन होगा। प्लेफुल स्टेज, प्लेफुल चाइल्ड, जो कि है प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 के लिए, आयु 6 से 10 साल। तो मेरा हमारे दर्शकों से एक छोटा सा सवाल है, कृपया चैट बॉक्स पर एक्टिव हो जाएं। इस एज ग्रुप के फोकस एरियाज क्या हो सकते हैं? एक शब्द में कोई भी वॉलंटियर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस अनुसार हमसे शेयर कीजिए प्लीज। आई रिपीट, मेरा क्वेश्चन मैं दोहराती हूँ। प्राइमरी एज ग्रुप के अनुसार यहाँ पे मेन फोकस एरियाज क्या होनी चाहिए, उसको एक शब्द में कोई भी वॉलंटियर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। जी, आयु नहीं पूछा, मैंने पूछा कि इसमें फोकस एरियाज क्या हो सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाली पॉइंट्स क्या हो सकती है इस एज ग्रुप को लेकर। इस क्लास में आपको किस किस तरह की एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए? जी, रनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, जंप ट्रेनिंग, फ्री हैंड, जंप, प्लेइंग गेम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरेस्ट, और किन चीजों का विकास हो सकता है यहाँ पर, क्या कोई ऐड करना चाहेगा? फंडामेंटल स्किल्स, बहुत बहुत अच्छे। डांस, रो, जंप, मानसिक शारीरिक, बहुत 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 धन्यवाद। जी जी जी, माइंड एंड हार्ट, ओके। ये रोपिंग, दौड़, रुचि के अनुसार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए देखते हैं कि वो फोकस एरियाज क्या है। हमने इसको बहुत ही छोटे से कंसोलिडेटेड इमेज फॉर्मेट में बताया है। फर्स्ट इज मूवमेंट वोकैबुलरी, इस पर अमित सर ने काफी प्रकाश डाला है। दूसरा है फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स, एबीसीज। तीसरा है एबीसीज, सब लोग को पता है? एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, सपलनेस। तो ये मेन फोकस एरिया रहेंगे एबीसीज। तीसरा है माइनर गेम्स। माइनर गेम्स के एग्जांपल्स कोई कहना चाहेंगे हमारे उत्सुक पार्टिसिपेंट्स? माइनर गेम्स के कोई एग्जांपल्स जो आपने प्रैक्टिस करवाए हैं हमसे शेयर कीजिएगा। लीड अप गेम्स, स्किपिंग, जंप, और कोई माइनर गेम्स के उदाहरण? वेरी गुड। फ्रॉग जंप, रुमाल, 10 टचेस, गेंद के साथ, हर्डल रेस, स्किपिंग, जिगजैग, शटल रेस, फ्रॉग रेस। सही, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पार्टिसिपेशन का। एडवेंचर, इंटरैक्टिव एंड एस्थेटिक, इस पर भी हमने काफी एग्जाम्पल शेयर किए हैं, जो कि प्लेफुल चाइल्ड है।
की रुचि बनाने के लिए हमने एडवेंचर, इंटरैक्टिव और एस्थेटिक मूवमेंट्स यानी कि गति का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्लीज। 50 to 30% ऑफ फ्री प्ले। अब यहाँ पर आप देखें, मैं आपका इस पर अटेंशन की रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। बच्चे इस आयु में स्ट्रक्चर्ड गेम्स खेलने के अनुसार अडेप्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए ज्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड प्ले होता है जिसमें रूल्स बहुत कम होते हैं, ताकि उनका जो क्रिएटिविटी है वो बढ़े। वो हम उनको एनकरेज कर सकते हैं कि आज बच्चे अपनी तरह से गेम खेलेंगे और अपने रूल्स खुद बनाएंगे, उसके अनुसार जो भी रूल्स होते हैं वो रूल्स बच्चे बनाते हैं। तो 50% to 30% ये जो परसेंटेज है ये लागू होता है ग्रेड्स 1, 2 और 3 के बच्चों पर, जहाँ पे 50% अनस्ट्रक्चर्ड प्ले होता है, और जैसे ही वो ग्रेड्स 4 और 5 में आते हैं तो परसेंटेज को रिड्यूस करके 30% ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड प्ले होता है और बाकी 70% जो है वो स्ट्रक्चर्ड में परिवर्तन लेता है। नेक्स्ट प्लीज। नो कंपटीशन। नो कंपटीशन पर भी मैं आपका खास ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, क्योंकि इस आयु में अगर हम बच्चे को कंपटीशन पर फोकस करने लगाएंगे तो उसका जो मस्तिष्क विकास है उस पर बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, क्योंकि जो उसका हाइपोथैलेमस जो एरिया होता है, फोरब्रेन का जो एरिया होता है, अगर वो कंपटीशन के जो स्ट्रेस में आता है तो उससे जो है उसके तमाम सेल्स या जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि उसको रीजनिंग नहीं आता है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं कर पाता है। समझिए अगर वो बच्चा फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहा है तो उसको समझ नहीं आएगा कि तुरंत राइट में जाए या लेफ्ट में जाए, तो वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसकी जो है वो कम होने लगती है। तो इसीलिए कंपटीशन को कम रखना चाहिए इस आयु में और ज्यादा से ज्यादा उनको एक्सप्लोर करने की अनुमति देनी चाहिए। मूवमेंट वोकैबुलरी से मूवमेंट्स उनकी जो है वो एनहांस होती है, डेवलप होती है। मूवमेंट वोकैबुलरी पर फोकस करना चाहिए और साथ में माइनर तो एक तो पॉइंट ऐड करना था कि मूवमेंट वोकैबुलरी आपने बच्चे का बनने दिया, उसको आप और एनहांस कर सकते हो कि आपने अगर उसके ये बच्चे को 3 गेम कराए, आप 8-10 और ऐड कर सकते हो। तो एनहांस मूवमेंट वोकैबुलरी का मतलब ये है कि आपने एक सेट बनाया, उसको और बड़ा करो इस एज में जब आप 4th 5th में जाते हो। जी, और माइनर गेम्स ग्रेड्स 1 to 3 में खेलते हुए जैसे ही हम 4 और 5 में प्रगति करते हैं, वहां पे गेम्स को मॉडिफाइड क्रिएटिव गेम्स भी बनाने का हमने सहयोग करना है। एडवेंचर के साथ साथ इनकी हेल्थ और फिटनेस पर भी ध्यान देना है जब वो ग्रेड्स 4 और 5 में आते हैं, और हेल्दी हैबिट्स पर काफी हमने एनकरेजमेंट उनको देनी है। तो देखते हैं पीएल जर्नी। तो पीएल जर्नी जैसे अमित सर ने काफी सरल भाषा में हमको बताया है कि हम इसको छोटे से एक फॉर्मूले के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को जब आप देखेंगे तो सारा का सारा जो ज्ञान है वो आपके सामने अपने आप स्पष्ट हो जाता है। तो उनकी जो फिजिकल कॉम्पिटेंसी है वो बेसिक मूवमेंट से आएगी। जो रेड वाला आंसर लिखा हुआ है वो जवाब है और ब्लू जो है वो सवाल है, ठीक है। तो दूसरा जो है कॉन्फिडेंस, यानी कि जो उनका आत्मविश्वास होता है वो हम कैसे बढ़ाएंगे? एनकरेज करने से और अपॉर्चुनिटीज देने से और उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने से। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है तो उसको एनकरेज करना है। अगर खेलते खेलते रूल्स नहीं फॉलो कर पाता है तो हम उसको गेम से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम उसको कह सकते कि आगे और बढ़ो, इस तरह से गेम को खेलने की एनकरेजमेंट दो और अपॉर्चुनिटीज देंगे। अब उनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएंगे? अब इसका बहुत अच्छे से हमने देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। इस उम्र में बच्चों को हम नॉलेज अगर देंगे ना तो वो उसको ग्रास्प नहीं कर पाते, बट वो हमको ऑब्जर्व जरूर करते हैं, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके रोल मॉडल ही कहलाए जाते हैं। तो जो भी हम करते हैं, हम जिस तरह से हम बात करते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है, हम जिस तरह से खाते हैं, हमारी खाने में कौन सी चीजें की जो चॉइस होती है, हेल्दी चॉइसेस है, वो सब वो हमको ऑब्जर्व करते हमसे सीखते हैं और उनकी जो खुद के एक्सपीरियंसेस है वो उस पर निर्भर करते हैं और हमारी गाइडेंस उनको बहुत अच्छी लगती है इस उम्र में। जो चौथा पड़ाव है जो कि मोटिवेशन है, क्योंकि हम उनकी फिजिकल कॉम्पिटेंसी और उनकी जो आत्मविश्वास है और
और उनकी जो ज्ञान और समझ की बातें हैं, अगर हम इन तीनों का ध्यान रखते हैं, अपने आप इनके जो एक्सपीरियंसेस है वो हैप्पी एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। तो जैसे कि हमने कल खेला था वार्म अप, तो आइए मेंटीमीटर क्विज टाइम वापस चालू करते हैं। मेरा सभी गुरुजन से ये निवेदन है कि कृपया गूगल पर जाइए और mentimeter.com कीजिए जो आपके स्क्रीन पर है, इस कोड को फॉलो कीजिए। आप सभी के लिए मैं टाइप कर देती हूँ mentimeter.com, कोड है 127995। अमित सर से रिक्वेस्ट है कि हेडिंग पर क्लिक कीजिएगा। जब हमारे पार्टिसिपेंट्स तैयार होंगे हम वहां पर रिजल्ट्स को देख पाएंगे। सर प्रीवियस स्लाइड से हेडिंग कौन सा? अच्छा जी। तो जैसे ही हमारे पार्टिसिपेंट्स इस क्विज में भाग लेंगे उनका जवाब यहाँ पर हमको दिखाई देगा। पार्टिसिपेंट यदि कोई दिक्कत हो रही है तो कृपया हमें बताएं। क्या आप सभी ये देख सकते हैं? प्राथमिक कक्षा से संबंध एक कीवर्ड का उल्लेख करें। जो भी अभी हमने डिस्कस किया, किसी एक कीवर्ड को आपने सबमिट करना है तो वो यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर आएगा। सर प्लीज प्रेस एस, तो इमेज छुप जाएगी और पार्टिसिपेंट्स के जवाब नजर आएंगे। एस जी, प्लीज प्रेस एस, इमेज छुप जाएगी और पार्टिसिपेंट्स के जवाब नजर आएंगे। हाँ ओके, तो पार्टिसिपेंट्स ने किसी ने जवाब दिया एस, जंप। और कोई जवाब? बहुत सही। ने टच किया अभी वर्ड कि क्या 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 होना चाहिए, रन करना चाह रहे थे। ओके जी, मैं सभी से निवेदन करती हूँ और जवाब दीजिए ताकि हम सब मिलकर इस पर काफी उल्लेख कर सके। रन, क्यूरियोसिटी, देखिए कितना प्यारा डिजाइन बन रहा है। थ्रो, हमारे चैट बॉक्स में भी जवाब आ रहे हैं। जंप, स्किप, अच्छा लग रहा है। और कोई हमारे पार्टिसिपेंट जवाब देना चाहेंगे इस पर? अब तक हमने जो भी सीखा, जो भी सुना इस पर। मूवमेंट, देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। थ्रो, रन, जंप, कैच, लोकोमोटिव स्किल्स। बहुत बहुत सही, बहुत अच्छा। जिगजैग, रनिंग, जंपिंग। तो मैं चैट बॉक्स में जवाब भी पढ़ रही हूँ। बड़ी खुशी हुई देखकर कि पार्टिसिपेंट्स काफी जवाब दे रहे हैं। और कोई? फ्रॉग जंप। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इसमें भाग लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए खजाने की खोज का तीसरा संकेत आ गया है, बच्चों। ये भी वर्ड कृपया नोट कर लीजिएगा, इस शब्द को नोट कर लीजिए। हम इसको अरेंज करेंगे और इसमें छिपा संकेत जो है हमको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये उम्मीद करती हूँ आप सभी ने लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टेज नंबर 3, जो कि है इंटरेस्टेड एडोलेसेंट। ये मिडिल स्कूल से रिलेटेड है। तो क्या कोई इस पर जवाब देने चाहेंगे कि यहाँ पर फोकस एरियाज क्या हो सकते हैं इस आयु के अनुसार? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज। तो यहाँ पे मूवमेंट स्किल्स को कंबाइन करना सीखते हैं बच्चे। सर क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? जैसे हमने वोकैबुलरी का बात किया था कि अलग अलग मूवमेंट स्किल बन जाता है, तो कॉम्बिनेशन, आप कोई भी गेम लेके चले, हैंडबॉल इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैच, रन, थ्रो। बच्चा भाग रहा है, जंप कर रहा है। दूसरा क्या है कि जब बच्चा जब आंगन में भी खेल रहा है तो पहले हो सकता है स्टेयर से भागना शुरू कर दे, विच इज जो स्टेयर्स पर क्लाइंब कर रहा था अब रनिंग कर रहा है। तो इस एज पर हम बच्चों को अलग अलग मूवमेंट के कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। पहले हम उनको एक्सप्लोर करने दे रहे थे,
वो अपने तरीके से कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी सीख रहे थे, यहाँ हम कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमने जो विंडोज वाला जो जैनाब ने एक्सप्लेन किया कि किस एज में हमको सपलनेस कराना है, स्किल कराना है, स्टेमिना कराना है, अब बच्चे 6 to 8 क्लास के हैं तो उनकी मूवमेंट कैपेसिटीज पे काम हो सकता है कि बच्चे जिसमें रुचि रखना चाहें उस रुचि के हिसाब से हम उनको स्टेमिना वाइज, स्ट्रेंथ वाइज धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर सकते हैं ताकि उनका कैपेसिटीज बढ़े। जी, स्ट्रेंथ, और स्टेमिना, फिटनेस। कुछ दर्शकों ने यहाँ चैट बॉक्स में भी वही मेंशन किया था, धन्यवाद। हेल्थ एंड फिटनेस कंप्लायंस एथलेटिक्स के साथ, तो एथलेटिक्स एक नया गति है जैसे हमने डिस्कस किया था, 6 मूवमेंट फॉर्म्स है, उसमें एथलेटिक्स भी अब ऐड होने लग जाता है। 5वां, कंपटीशन। अब देखिएगा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आप सभी के लिए, निवेदन करती हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कंपटीशन उनके इंटरेस्ट के और उनकी कॉम्पिटेंसी के अनुसार होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि यहाँ पर भी सीरियस कंपटीशन को हम वर्णन नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और लास्ट, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज और ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य जिनका हमने शुरुआत में वर्णन किया था, अफेक्शन, स्नेह, गाइडेंस, केयर, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, भरोसा, ये सब वैल्यूज भी हम एक्टिविटीज के साथ हम कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है जो टीएल जर्नी का है, फिजिकल कॉम्पिटेंस इस आयु में कैसे डेवलप होगा, जब वो मूवमेंट कैपेसिटीज पर डेवलप होंगे और उनके जो जनरल पैटर्न्स है वो डेवलप होंगी, यानी कि वो, अब समझिए हैंडबॉल का एक एग्जांपल है जहाँ पे बच्चा रनिंग भी करता है, जंपिंग भी करता है, कैचिंग भी करता है और थ्रोइंग भी करता है, तो जब इसके कंबाइन करने लग जाता है उसकी कैपेसिटी, उसका एक पॉइज और एक फ्लेक्सिबिलिटी है वो डेवलप हो जाता है। अब रही बात आत्मविश्वास की, ऐसी उम्र में बच्चे अपने आइडल्स को फॉलो पसंद करते हैं और उनको पॉजिटिव फीडबैक बहुत अच्छा लगता है और टीचर पे काफी भरोसा रखते हैं इम्प्रूव करने के लिए, और उनका जो ज्ञान और समझ है वो इतने उत्सुक होते हैं, वो खुद ही कुछ ना कुछ सीखने में लगे हुए रहते हैं और अपने जो टीचर्स हैं उनसे वो काफी उस पर चर्चा करते हैं वैलिडेट करने के लिए। और जो मोटिवेशन है, जितना हम उनको न्यू एक्टिविटीज क्रिएट करने के लिए एनकरेज करते हैं, जब उनका इंटरेस्ट दिखकर आता है, भले म्यूजिक हो, डांस हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, वो अपने आप कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रोवाइज करने के लिए मोटिवेटेड ही रहते हैं। तो ये था इस एज का फॉर्मूला। आइए चेक करते हैं कि मेंटीमीटर क्विज के अनुसार हम कितना इसको ग्रास्प कर पाए हैं। तो वापस आते हैं mentimeter.com पर और कोड को टाइप करते हैं 910375। मैं आपके लिए चैट बॉक्स में लिख देती हूँ 910375। यहाँ पर कोड एंटर कीजिए और प्रश्न का जवाब दीजिए। सर से रिक्वेस्ट है कि हेडिंग पर जाएं ताकि क्विज स्टार्ट हो सके। धन्यवाद। अब इंटरेस्टेड एडोलेसेंट के लिए आपके सामने एक सवाल है, बस यस या नो में आपने जवाब देना है। पहला सवाल ये है कि फिजिकल कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए बच्चों को डिफरेंट मूवमेंट्स कंबाइन करना चाहिए, हाँ या नहीं? किसी ने यस कहा है, सही, किसी ने नो कहा है, किसी ने सही कहा है। यस, कोई यस कह रहा है, कोई नो कह रहा है। ओके, सही, यस इज द राइट आंसर। धन्यवाद। अगले सवाल पर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एनर्जाइजर ब्रेक मिल रहा है, यदि आप ब्रेक लेना चाहते हो तो 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पानी भी करा सकते हैं। जी, यस इज द राइट आंसर।
तो समय समाप्त होने जा रहा है। 3, 2 एंड 1। चलिए वापस आते हैं सेशन पर। अभी हम लास्ट स्टेज जो आज का सेशन के अनुसार है वो डिस्कस करेंगे, जो है डेवलपिंग टीम। ये सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहा है, ग्रेड्स 8, 9 और 10। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई अगर ओके तो हम यदि अगर पार्टिसिपेंट चाहे तो अपने जवाब दे सकते हैं, वरना हम यहाँ पे हमारा वे फॉरवर्ड जो है वो बताते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट उनका जो स्टेप होता है वो है कि जो मूवमेंट पैटर्न है उस पे वो मास्टरी गेन करते हैं रेगुलर प्रैक्टिस से। दूसरा, मेजर गेम्स खेलने लग जाते हैं। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि स्पोर्ट्स, डांस, योगा पर भी काफी उनका रुचि होता है। जी, मेंटीमीटर ओपन नहीं हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ मैं। स्पेसिफिक वन गेम, जी जी। स्किल प्रैक्टिस, पार्टिसिपेंट्स के जवाब भी आ रहे हैं। जी सही। कंपटीशन एक्सपोजर देखा आपने, यहाँ पर फुल सीरियस कंपटीशन शुरू हो जाता है और बच्चे उसमें काफी अच्छे तरह से खड़े उतरते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज है उसका एक ही लक्ष्य होता है, सेल्फ एक्सेलेंस। अमित सर, यदि आप कुछ इस पर प्रकाश डालना चाहें तो। जैनब ने जैसे कवर किया, सिंपल समझें, पहले से बच्चा एक्सप्लोर करता है, खेलता है नई नई चीजें, फिर अपना इंटरेस्ट जाहिर करता है, और जो इंटरेस्ट आ गया उसमें वो अपना यूनिक आइडेंटिटी ढूंढता है बच्चा। मुझको मास्टरी करना है, मैं तो दौड़ में अच्छा हूँ या मैं डांस करने में अच्छा हूँ। फिर 9th 10th 11th 12th का है ये बच्चा, तो उसको मास्टरी करने का मन करता है कि मैं इसमें ऑलरेडी अच्छा हूँ, हैंडबॉल हूँ, तो मैं और अच्छा करूँ, अच्छा स्ट्राइकर बनूं या अच्छा मिडफील्डर बनूं। तो मास्टरी इज द मेन वर्ड। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर के बाद बच्चा एक्सपीरियंस करेगा। एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, मास्टरी, ये 4 साइकिल है। एक्सप्लोर ढूंढना, एक्सपीरियंस करना, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, फिर इंटरेस्ट बताना, फिर मास्टरी करना, और बाकी चीजें जैनब ने अच्छे से कवर की। कंपटीशन, हमको ये ध्यान रखना है कि कंपटीशन डजंट मीन कि सिर्फ स्पोर्ट्स का कंपटीशन। अगर ये डांस कंपटीशन भी हो सकता है, ये एनुअल स्पोर्ट्स डे भी हो सकता है, ये मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकता है। ऐसी चीज जहां पर बच्चा डेमोन्स्ट्रेट करे और वहां पर उसको परफॉर्मेंस यहाँ पे जज किया जाए, चाहे वो जज ग्रुप में हो, इंडिविजुअल हो, तो कंपटीशन इस स्टेज पर हम ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आइए देखते हैं कि इस आयु का फॉर्मूला क्या है। तो फिजिकल कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए मास्टरी चाहिए, जो कि स्पेसिफिक मूवमेंट्स की लगातार प्रैक्टिस करने पर और कंपटीशन इंक्लूड करने पर बच्चे अपने आप फिजिकली कॉम्पिटेंट बन जाते हैं। और इनका जो आत्मविश्वास है दूसरा वाला, ये कैसे आता है, देखिए यहाँ पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ये ट्रस्ट और रेस्पेक्ट के अनुसार चलते हैं यहाँ पर, और इनको पता है कि इन्हें कुछ भी करके हर जो शैली होती है उसमें सेल्फ एक्सेलेंस लाए। तो ये अपने आप अपनी मूवमेंट्स को इवेल्युएट करने लगते हैं, दोस्तों से, टीचर से, जिस पर भी ये भरोसा करते हैं, जिनका भी ये आदर करते हैं, वो उनसे शेयर करते हैं कि आज मैंने ये सीखा, आज मैं इस चीज को नहीं कर पाई, या मैं चीज बहुत अच्छे से कर पाई। तो सेल्फ इवैल्यूएशन से अपना आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ाते हैं। तीसरा, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उनकी ज्ञान और समझ ये अपने एक्सपीरियंसेस से ही निकालते हैं, और अगर कोई कुछ नया सीखने को उनको मिलता है तो ये पीछे नहीं हटते, बड़े उत्सुकता से कुछ ना कुछ सीखने के लिए आगे आते हैं। और मोटिवेशन, तो इनका मोटिवेशन प्रेजेंटेशन में बहुत हाई होता है। ये चाहते हैं कि इनकी जितनी भी सीख है ये पब्लिक में इसको डेमोन्स्ट्रेट करें। तो अपनी जो यूनिकनेस है, अपनी जो विभिन्नता है, ये उसको दर्शाने की उत्सुकता से ही मोटिवेटेड रहते हैं। तो वहां पर जैसे कि सर ने बताया एनुअल डे इवेंट्स होते हैं, तो इस इवेंट में आप देखिएगा कि सारा का सारा स्कूल पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि स्पोर्ट्स डे भी होता है। तो यहाँ पर सभी बच्चे अपना डेमोन्स्ट्रेशन देना पसंद करते हैं, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। थैंक यू जैनब। थैंक यू सर। क्विज, पार्टिसिपेंट्स को इसमें दिक्कत तो हो रही है, उसके लिए काफी क्षमा चाहती हूँ मैं। तो हम ये क्विज नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला आसान है, खजाने की खोज का संकेत, क्षमता। कृपया इस शब्द को नोट कर लीजिए। मुझे लगता है कि काफी पार्टिसिपेंट्स को अब तक पता चल गया होगा कि हमारा संकेत क्या था।
या हमारा मैसेज क्या था? आगे बढ़ते हैं। परोसे, परोसे, आगे बढ़ते हैं। ओवर टू अमित सर। तो एक सेकेंड, ये थैंक यू जैनब। मैं एक बार ये वाला स्क्रीन खोलना चाह रहा हूँ। तो ये आप सब लोगों के लिए हमने कुछ एक्टिविटी गाइडलाइंस प्रिपेयर करी हैं, हम आप लोगों से शेयर करेंगे। परसाई सर, उषा मैम हेल्प करेंगी। इसमें हमने आसान शब्दों में जो ये मॉडल था उसका डिटेलिंग डाला है, इन एक्टिविटीज के एग्जाम्पल दिए हैं मूवमेंट फॉर्म्स के, और एक हम जो बोलते हैं ना लर्निंग आउटकम्स, वो भी क्लास वाइज बताए हैं कि किस क्लास में क्या कराना चाहिए, किस फोकस कराना चाहिए। ये भी बताया है कि किस तरह की एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि वॉकिंग टेक्निक्स, डांसिंग, सिंगिंग, एनिमल मूवमेंट्स, मिनी वर्जन लोकल गेम, हॉपस्कॉच, बैलून से वॉलीबॉल खेलना, स्मॉल एरिया फुटबॉल, पिट्ठू गिल्ली डंडा। तो ये आपको एक अच्छा रिसोर्स रेफरेंस बन सकता है जो कि सिंप्लीफाइड है और जिसमें काफी साइंस और रिसर्च को हमने इंटीग्रेट किया है। ऐसा क्लास वाइज है ये पूरा। फिर हमने एक 13 हफ्ते का एक सैंपल प्रोग्राम भी दिया है कि जैसे आप पहले हफ्ते वॉकिंग एक्टिविटी करा सकते हो, एनिमल मूवमेंट नेक्स्ट वीक करा सकते हो, डांस करा सकते हो, पिट्ठू। तो ये आपको एक सैंपल 12-13 हफ्ते का सैंपल प्लान भी है, ये हम आपसे शेयर करेंगे इस सैंपल के बाद। बट आपका एक क्विक रेफरेंस डॉक्यूमेंट ये बन जाना चाहिए। थैंक यू जैनब। तो अब एक सेकेंड, तो अभी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। हम लोग ने जो बताया है, हमने ये रिसर्च से सीखा, एकेडमी में इम्प्लीमेंट किया, अपने सहयोगी जो कोचेज हैं, पी नेटवर्क है, सब में ये शेयर किया। और हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं द्रोणाचार्य अवार्डी नागापुरी रमेश, अ, जो एथलेटिक्स नेशनल कोच हैं स्प्रिंट के। और उन्होंने, उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वो गोपीचंद के ट्रेनर रहे हैं, वीवीएस लक्ष्मण के ट्रेनर रहे हैं, सानिया मिर्जा के ट्रेनर रहे हैं, और अभी सब लोग उनको दुती चंद के पर्सनल कोच के नाम से ज्यादा जानते होंगे, जो फास्टेस्ट गर्ल्स है इंडिया की। तो मैं उनसे ये बात कर रहा था कि किस एज पे क्या करना चाहिए, और एथलेटिक्स इतना पावरफुल स्पोर्ट है, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि कैसे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट आप यूज कर सकते हो अच्छा डेवलप करने के लिए। और मैं रमेश सर को अभी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ ही हैं, वो अभी सेशन शुरू करेंगे और उनका शेयर करेंगे अपना पर्सपेक्टिव। आइए रमेश सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा एथलेटिक्स में और डिफरेंट गेम्स का फिटनेस, जो इंडियन हॉकी टीम का भी मैं फिटनेस कोच था ड्यूरिंग सिडनी ओलंपिक्स। तो मेरा आई वांट टू शेयर माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हियर। तो पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट स्किल्स, मतलब बेसिक स्किल्स जो होते हैं, जो 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में जैसा अभी फुटबॉल का बेसिक स्किल्स है, ड्रिबलिंग, पासिंग, स्टॉपिंग, किकिंग, ऐसे ही बास्केटबॉल, ओके, ड्रिबलिंग, पासिंग, राइट, शूटिंग, ऐसे। एंड वन मोर थिंग, यहाँ बेसिक्स जिम्नास्टिक्स मीन्स फॉरवर्ड रोल, बैकवर्ड रोल, मतलब आगे जाके बच्चा अगर फॉल भी हो, हाउ टू सेव फॉल हो, और उठे तो कैसा उठे, और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्यूचर में जो फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है यही डेवलप करना है। फिर जो स्विमिंग के बेसिक स्ट्रोक्स, क्योंकि एक स्विमिंग ऐसा गेम है जो बॉडी को हमेशा बैलेंस रखता है। तो अगर लॉन्ग टर्म में चलना है तो हमें आगे जाके क्या जरूरत है उसका यहाँ फाउंडेशन डालना पड़ेगा। जैसा मैं बोलता हूँ, अभी देखो मेस्त्री फाउंडेशन डालता है, आर्किटेक्टर फाउंडेशन डालता है, बहुत फर्क है। अगर मेस्त्री के जैसा फाउंडेशन डाले, अगर 3 या 4 फ्लोर के ऊपर से ज्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि उसका नॉलेज और उसका फाउंडेशन इतना ही होता है।
अगर आप आर्किटेक्ट जैसा फाउंडेशन डाल के छोड़ दो तभी भी पैसे हैं, आप फ्लोर पे फ्लोर डाल के आप 25, 30, 35 फ्लोर तक भी डाल सकते हैं। मतलब ओलंपिक्स वर्ल्ड क्लास का परफॉर्मेंस ये होता है। तो इसके लिए 35 फिफ्थ फ्लोर तक क्या चाहिए हमें, उतना बेस यहाँ डाल के छोड़ दीजिए। तो दिस इज व्हाट यू रिक्वायर्ड और दैट। फिर आपको बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो भी चीज आगे जाके जरूरत पड़ता है यहाँ ही डेवलप करना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ, जो 6th to 8th क्लास लोगों का है ना, ओन बॉडी मूवमेंट्स और स्विस बॉल, यहाँ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफी लोगों को ये मिथ है अर्ली स्टेजेस में हम लोग स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करना है। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मैं, स्ट्रेंथ डेवलप्स इट्स नॉट बिकॉज आप वेट ऐड करते हो, स्ट्रेंथ डेवलप्स बिकॉज इंटरमस्कुलर एंड इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इंटरमस्कुलर एंड इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ने से स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो मैंने सोचा भाई जब 6th to 8th क्लास है, आप स्टिक लकड़ी के साथ हाफ स्क्वाट, बेंच प्रेस, स्नैच, क्लीन, जो भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है उनको लकड़ी के साथ स्टिक के साथ करवाइए। जब अगर 16 साल का बच्चा हो जाता है, सिर्फ आप वेट ऐड कर दीजिए, ताकि ऑलरेडी उनको इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है। आप जैसा वेट डालते हो स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। अगर आप 16 साल में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज शुरू करें तो कोऑर्डिनेशन बढ़ने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। जब मैं क्रिकेटर्स को हैंडल कर रहा था आईपीएल 2008 में, काफी क्रिकेट प्लेयर्स को स्नैच, क्लीन और क्लीन एंड प्रेस इसमें दिक्कत आती थी और दे आर अफ्रेड ऑफ डूइंग, क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंजरी का चांसेस है। अगर अर्ली स्टेजेस में अगर ये इनका टेक्निक पता होता तो वो लोग आराम से कर लेते। इसलिए मेरा ये है कि जो भी बेसिक स्ट्रेंथ टेक्निक्स है वो स्टिक से बता सकते हैं आप लोग, ओन बॉडी स्ट्रेंथ ये कर सकते हैं। यहाँ और एक है एंसिलरी कैपेसिटीज बोलते हैं। एंसिलरी कैपेसिटीज का इसका मतलब है जो रिलेटेड है, ठीक है। जो अभी देखो कोको में इमीडिएट स्टार्ट, क्विक स्टार्ट ले सकता है, वो 100 मीटर्स में भी स्टार्ट अच्छा ले सकता है, ठीक है। इसलिए आप कोको और स्प्रिंट्स का एबीसी ये भी सिखाना चाहिए। जैसा फुटबॉल में, अगर फुटबॉल में ज्यादा स्पीड से खेल सकता है वो स्प्रिंट्स कर सकता है, अगर ज्यादा लंबा खेल सकता है वो मिडिल डिस्टेंस भी कर सकता है। तो ऐसे ही एंसिलरी कैपेसिटीज रहते हैं जो जुड़े हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी स्टडीज में जो मैथ्स अच्छा करता है फिजिक्स भी अच्छा करता है। तो ऐसा इंटर रिलेटेड, जैसे महात्मा गांधी बोलते हैं बच्चे को हैंड राइटिंग डेवलप करने से पहले उसको ड्राइंग सिखाओ। जब ड्राइंग पहले सीखता है, जब हैंड राइटिंग में जाते हैं तो बहुत अच्छा हैंड राइटिंग बन सकता है। ये एंसिलरी कैपेसिटीज ये है, आपको जो भी चाहिए इंटर रिलेटेड है आपको, या तो पैर से खेला जाएगा, कोई भी गेम हाथ से खेला जाएगा, या बहुत चीज ऐसे, तो कोई ना कोई चीज यही है, फिजिकल एक्टिविटीज ही है। तो एक कैपेसिटी दूसरे कैपेसिटी को एक्सेलरेट करती है। तो ऐसे एंसिलरी जो क्लोज है, जैसा वॉलीबॉल है तो उसको हाई जंप में यूज हो सकता है, अगर जो हाई जंपर है वॉलीबॉल भी खेल सकता है। सो ये कैपेसिटीज को आपको डेवलप करना चाहिए, ओके। और एक्सप्लोर एंड मैप मल्टीपुल टैलेंट। तो ये एज में ना हम लोग डिसाइड नहीं करना भाई ये कौन सा इवेंट कर सकता है, क्योंकि 68 क्लास में ना और ग्रोथ स्पॉट भी नहीं आता है, और इसके लिए इनको ग्रुप ऑफ इवेंट्स में ही रखो। अभी मैं ये मेरा ये एक एक्सपीरियंस है। एक लड़की को वो गांव में ना पीटी उनको जावलिन करवाता था, तो फिर मेरे पास भेजा। तो मैंने देखा वो जावलिन इसलिए कराता था ताकि स्टेट लेवल में इजी मेडल आता, क्योंकि जावलिन बहुत कम लड़कियां करते हैं। जब मैंने चेक किया 800 मीटर में, 800 मीटर में एक ही 5-6 महीने के अंदर वो साउथ जोन में मेडल लिया। फिर आगे जाके मैंने चेक किया तो स्टीपल चेस में बहुत अच्छा करती थी। तो एक स्टीपल चेस 3000 मीटर स्टीपल चेस में जब हम कन्वर्ट करें 1 ईयर के अंदर उसने जूनियर नेशनल मेडल किया और रिकॉर्ड भी किया। इसका मतलब उनको और चाहे ज्यादा कैपेसिटी कहाँ है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब 9th टाइम 10th क्लास का होता है, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक स्किल्स, मतलब जो ग्रुप ऑफ इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स की बात करता हूँ तो ग्रुप ऑफ इवेंट्स है, जैसे अभी स्प्रिंट्स और हडल्स, तो ये ग्रुप ऑफ इवेंट्स है। लॉन्ग जंप 100 मीटर्स भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफिक पे मत जाइए। सो यू कैन कीप द ग्रुप ऑफ इवेंट्स ताकि वो लंबा चल पाए, ओके। इनका और यहाँ पर आप टैक्टिक्स भी सिखा सकते हैं, मतलब कैसे अभी लॉन्ग जंप है तो कैसा करना है, ठीक है। और हर्डल्स है, ओके। स्टार्ट में कैसा रहना है, मिडिल ऑफ द रेस में कैसा रहना है, फिनिशिंग में। फॉर एग्जांपल 100 मीटर्स है
पहला 30 मीटर्स कैसा है, फिर मिड फेज कैसा, लास्ट में कैसा करना है। ठीक है, ये 9th एंड 10th में ये सिखा सकते हैं आप लोग। और ग्रुप ऑफ इवेंट्स की बहुत जरूरी है। और स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड पावर डेवलपमेंट, इवेंट स्पेसिफिक रहने। यहाँ पर फ्री वेट्स, वहाँ वहाँ हम लोग बोले ओन बॉडी और स्विस बॉल और स्टिक के साथ, यहाँ बोल रहे हैं हम लोग फ्री वेट्स। यहाँ मैं और एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। फ्री वेट्स इसलिए है, आप अगर 10 साल पहले अगर देखा जाए तो ये स्विस बॉल, ये कोर, इसका ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर फ्री वेट्स की वजह से मूवमेंट को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता था। जब से अगर ये जिम आ गए, ये जिम मशीन्स ना आपका मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने से वजह से ये कोर, ये बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करना ये छोड़ दिया बॉडी। इसलिए फ्री वेट्स मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ, क्योंकि बॉडी अपने आप को बैलेंस करता है। क्योंकि फ्री वेट्स के साथ आप स्क्वाट भी करो या स्नैच भी करो तो अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है। दैट इज द रीजन फ्री वेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसलिए कि हाईएस्ट स्पीड में आपको टेक्निक करना पड़ता है। तो इसलिए ये हाईएस्ट स्पीड में अपने को बैलेंस करना है, कोऑर्डिनेट करना है। ये पूरा आप लोगों को ये 9th एंड 10th क्लास में बहुत जरूरी थे। यहाँ एज एट सेट ग्रुप ऑफ इवेंट्स, ये मेरा एक खिलाड़ी था एस गीता, उसने 9th एंड 10th में हमने स्प्रिंट्स का ग्रुप बनाते, 100, 200, 400 करती थी, और तीनों में भी उसने मेडल लिया। जब सीनियर में पहुंच गया, वो 400 मीटर में हमने शिफ्ट किया। शी प्लेड 3 एशियन गेम्स, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2 ओलंपिक्स। एशियन गेम में 4x4 2006 में 4x400 में इंडिविजुअल गोल्ड भी लिया, और एशियन ट्रैक एंड फील्ड में सिल्वर मेडल भी लिया। क्योंकि अगर 17-18 ये 9th एंड 10th में अगर बेस दे दिए, अगर जंप्स भी है, आप लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप करो, हाई जंप भी करो, 3 मतलब रिलेटेड इवेंट्स करो, हर्डल्स एंड स्प्रिंट्स। एक इवेंट में मत रखना, ताकि वो जल्दी से स्टैग्नेट हो जाएंगे और हाई लेवल परफॉर्मेंस नहीं आ सकता है। ये ग्रुप इवेंट्स की बात है। और कंबाइन मेंटल एंड इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब सब चीज को, मतलब मेंटली एक कैसा प्लान करे, इमोशनल मतलब देखो, जब आप लीड में होते हैं, खिलाड़ी का खेल अलग होता है। जब 1:20 का कंपटीशन चलता है और टाइम लिमिट आ गया, तो इमोशनल रिस्पांस डिफरेंट होता है। तो इसलिए आपको यही ट्रेनिंग में आपको देना पड़ेगा। अगर लीड में रहे तो रेस अलग रहती है, और नेक टू नेक कंपटीशन रेस तो अलग रहता है। ऐसे सिचुएशंस को आप यही ट्रेनिंग में देके उनको डिसीजंस कैसा मेकिंग करना है क्रूशियल स्टेजेस में, ये बहुत यही सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड अभी इसमें फर्दर आप ना, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रोथ स्पॉट यही होता है। तो आप लोग थोड़ा यहाँ तक इसलिए वेट करना है कि भाई कौन ज्यादा है। सपोज बास्केटबॉल, वो अपन 6th 8th क्लास में अच्छा खेलता है, लेकिन अगर ये 9th 10th में आने के बाद में उसका हाइट रुक गया, तो अब वो बास्केटबॉल में कहाँ इंडिया को खेल सकता है। फर्दर जाके वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इसलिए यहाँ तक रुकना पड़ेगा आपको, कौन सा इवेंट में चले जाए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। फर्दर ये वो पहले एडवेंचर की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं एडवेंचर का एक मेरा पर्सनल दूती का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक दिन दूती चंद, आपको पता ही है, वो एशियन गेम्स में 2 सिल्वर मेडल लिया, और शी इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू गेट 100 मीटर्स मेडल इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज। मैं दूती को एक चीज देखा, वो कभी डरता नहीं है, और शी ऑलवेज हैप्पी टू कम्पीट एंड लेस टू ट्रेन। काफी खिलाड़ियों को मैं इंडियन कैंप में भी ट्रेनिंग किया, कंपटीशन मतलब थोड़ा डरते हैं, लेकिन दूती ऐसी चीज है, वो कंपटीशन के लिए उत्सुक रहता है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा था, ये क्यों, व्हाई यू आर सो हैप्पी टू डू कम्पीट, और ये क्या है। तो उन्होंने बोला, सर जब मैं 11-12 साल की थी, मेरे सिस्टर सरस्वती चंद ने भुवनेश्वर में मेरे को टिकट थोड़े पैसे देके बोला, आप पूरी जगन्नाथ जाके आना। सी एज इज मे बी 10 or 12 years। तो दूती चंद ने भुवनेश्वर से बस पकड़ने को गया। जब बस पकड़ा तो वो कंडक्टर को डाउट आ जाएगा ना, ये अकेली लड़की है, छोटी लड़की, कहीं छूट के आ गई। तो उस टाइम में 12 years, वो क्या किया बोलते, जाके एक फैमिली के बाजू में बैठ गया, ताकि कंडक्टर ये फील करे भाई फैमिली के साथ है। ऐसा अकेली लड़की पूरी जगन्नाथ जाके और जगन्नाथ जी का दर्शन करके वापस आई। तो जब वो वहाँ वो एज में, जब मोस्ट साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, जब 12 साल के अंदर जो साइकोलॉजी फॉर्मेट होता है, मोस्ट एक्सटेंट ये कंटिन्यू होता है। मेरा यही विनती है आप लोगों से
कोई ऐसे लिमिटेशंस के बात मत करिए बच्चों के साथ, न ये नहीं कर सकते, ये नहीं होता, ये बिल्कुल ही नहीं रहना खिलाड़ी, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत लिमिट करता है। क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग करना अलग है, 100 मीटर यहाँ ट्रेनिंग करके हिंदुस्तान में कंपटीशन करना अलग है। जब आप वर्ल्ड के स्तर पे जाते हैं, जमैकन्स रहते हैं, यूएस से रहता है, जर्मनी रहते हैं, अगर वहाँ डर ना हो तो बचपन से ही बच्चा निडर रहना चाहिए, में कोई लिमिटेशंस नहीं रहना चाहिए, हम कर सकते हैं। तो बच्चों में साइकोलॉजी पॉइंट ये है। और एक मैं प्रैक्टिकल ये सुनने में आया था, हमारे एक चेन्नई में अपना एक पीटी में कोच उनको ट्रेनिंग दे रहा था बच्चे को, खिलाड़ी कुछ भी हासिल कर सकता है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है इम्पॉसिबल, कोई चीज नहीं है खिलाड़ी के लिए। जब वो स्कूल में पहुंचा तो सोशल टीचर ने बोला समुद्र बहुत बड़ा है, कोई उसको क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन बच्चा इमीडिएटली खड़े के बोला ये मेरे कोच के लिए या मेरे पीटी के लिए भी क्या इम्पॉसिबल है क्या। सो बच्चे का वो मेंटल कंडीशन होता है। तो कोई चीज लिमिट नहीं रखना, हम हमेशा पॉजिटिव रखना, और हमारे बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज योर एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन योर वर्ड्स, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव रखना है उस उम्र में, ठीक है। सो यहाँ पर जो 6th to 8th क्लास के होते हैं उसमें सेशंस भी कम रखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म एथलेट डेवलपमेंट का एक फार्मूला बताता हूँ। बोलते हैं कि भाई 10,000 घंटे 10,000 आवर्स 10 to 12 ईयर्स में करना पड़ेगा, तभी जाके आप ओलंपिक वर्ल्ड लेवल पे रीच करते हैं। तो 10,000 घंटे का ट्रेनिंग, तो आप जितना ट्रेनिंग करते इंपॉर्टेंट नहीं है ये उम्र में, जितना कंट्रोल करते वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसलिए हम लोग 6th to 8th क्लास में लगाए 3+3 आप स्पेशल, मतलब जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं बच्चे, 3 स्टिल जनरल, और 6 सेशन काफी है उनके लिए। तो ज्यादा सेशन क्या करने से क्या, यहीं अगर 10,000 घंटे 10-12 साल में बोल रहे हैं, इसलिए आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और 9th and 10th क्लास में आपको 6 to 9 इंक्लूडिंग आपका स्पेसिफिक और कॉम्प्लीमेंट्री सेशन भी, ये 9th and 10th क्लास में होगा। और 10th and 11 and 12 9 to 12 सेशंस। क्योंकि यहाँ पर और एक ट्रेनिंग मेथड का एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, जब भी इधर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तभी परफॉर्मेंस बढ़ेगा। इसलिए 6th to 8 आपको 6 सेशन करेंगे, 9th to 10 9 सेशंस करेंगे, 11th to 12 सेशन, मतलब आपका परफॉर्मेंस बढ़ते जाएगा। अगर आप 6th to 8 क्लास में अगर 12 सेशन का ट्रेनिंग कर दिया, वॉल्यूम हो गया, उसके बाद में बच्चे का परफॉर्मेंस बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जैसा कंपटीशन है 6th to 8 मल्टी कंपटीशन बोलते हैं, जैसा मतलब अभी जैसा यूएसए में देखा गया, पहला 1-2 महीने वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, उसके बाद में फुटबॉल सीजन खत्म हो जाता है, एथलेटिक्स हो जाता है। तो मैं वही बोल रहा था, जो खो-खो और फुटबॉल जो क्विक स्टार्ट लेता है स्प्रिंट, उसको आपको स्प्रिंट्स में यूज कर सकते हैं। जो खो-खो और फुटबॉल में जो लंबा खेलता है उसको मिडिल डिस्टेंस में यूज कर सकते हैं। जो हैंडबॉल खेलता है बास्केटबॉल भी खेल सकता है, ठीक है। और जो बास्केटबॉल खेलता है वो हाई जंप भी कर सकता है, वॉलीबॉल जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो हाई जंप भी। आपको यहाँ मल्टी स्पोर्ट का एक एग्जांपल बोलना चाहता हूँ। जो माइक पावेल है, जो वर्ल्ड लॉन्ग जंप रिकॉर्ड होल्डर है, वो बास्केटबॉल खिलाड़ी था। जो उसका लेअप शॉट का रीच अच्छा था, तो उसका कोच बोला व्हाई डोंट यू ट्राई इन लॉन्ग जंप। फिर वहां से उसने लॉन्ग जंप में शिफ्ट हुआ और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना लॉन्ग जंप। ऐसा इसलिए आपको मल्टी में कैसा यूज करना है 68, क्योंकि आगे जाके उसका पता नहीं कौन सा पोटेंशियल कहाँ हो जाता है। और ये 9th एंड इसमें 9th एंड 10th क्लास में ना यू कैन हैव ए 3 to 4 टूर्नामेंट्स, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन है, साइकोलॉजिकली बोल रहे थे, उनको ज्यादा मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, इसलिए लिमिटेड रखना है ताकि ट्रेनिंग के लिए ज्यादा इनको चांस मिले। क्यों, ये जब 11th to 12th क्लास होता है यू कैन प्ले 6 to 8 टूर्नामेंट्स, ओके, थोड़ा बहुत उनको एक्सपीरियंस भी आता है, ठीक है। सो दैट मच यू कैन प्लान फॉर कंपटीशन। जैसा स्ट्रेंथ का हमने बोला 6th to 8th क्लास ओन बॉडी, राइट। 9th to 10th क्लास होता है फ्री वेट्स, और 11 to 12 क्लास में भी आपको फ्री वेट्स यूज कर सकते हैं। जैसे इंडोरेंस की बात है, सो 6th to 8th क्लास के बच्चे बेसिक इंडोरेंस, मतलब बेसिक इंडोरेंस सब कुछ बच्चा मतलब वो खेल पाना है और रिकवरी भी होना है। ज्यादा एनारोबिक पे यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, बेसिक इंडोरेंस, ओके। और हर चीज आप खिलाते हैं ना उसी में आपका इंडोरेंस बढ़ जाता है, और वार्म अप कूल डाउन दूसरे गेम खेलने से वो जो तो बीच का गैप रहता है उसी में आपको बेसिक इंडोरेंस आ जाता है। ये इंडोरेंस के लिए सेपरेट काम करने का कोई जरूरत नहीं है 6th to 8th क्लास में। जब 9th to 10th क्लास में होते हैं ना, यहाँ पर अगेन
यू कैन डू सम कंटिन्यूस रन और कंटिन्यूस गेम्स भी खेल सकते हैं, और मल्टी आप साइकिलिंग, स्विमिंग और एक्सटेंसिव इंटरवल यहाँ पर मतलब हाई इंटेंसिटी पे नहीं रखना है, ठीक है। और जब 11th-12th क्लास में जाते हैं तब यू कैन डू सम इंटेंसिव इंटरवल, क्योंकि 6 to 16 ईयर्स तक वो बोलते हैं एनारोबिक वर्क नहीं करना है, क्योंकि आप कर सकते हैं लेकिन जब वो सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाता है आगे जाके उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं रहेगा, इसलिए वो सिस्टम को आप वो बचाना पड़ेगा। ये विंडोज इसलिए है, जिस विंडोज में वो चीज नहीं है, स्पीड एंड्योरेंस नहीं है, इसका मतलब वो एरिया नहीं है उनको हम काम करने का, इसलिए उसको आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। जब स्पीड की बात आते हैं तो 6th-8th क्लास में ना ज्यादा स्पीड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, टेक्निक। ये इतनी चीज बढ़ने से स्पीड बढ़ता है, क्योंकि स्पीड बढ़ाना बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि मैं स्प्रिंट्स में काम कर रहा हूँ, बहुत माइन्यूट डेवलप होता है, इसलिए आप नीचे टेक्निक और कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्सेस ये डेवलप कर दिए तो आगे उनको स्कोप ज्यादा रहता है। और फ्रीक्वेंसी, ये उम्र में ना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जैसे एजिलिटी हो गया, स्मॉल एजिलिटी, स्मॉल एरिया गेम जैसा बोल रहे थे, स्मॉल एरिया गेम्स ऐसा करने से ना फ्रीक्वेंसी बढ़ता है ये उम्र में। तो नेक्स्ट 9th to 10th क्लास में अगेन टेक्निक फर्दर और कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर स्ट्राइड लेंथ और एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है, छोटे बच्चे से लेके वर्ल्ड क्लास तक 6.3 सेकंड तक इनका एक्सेलरेशन होता है। तो आप डिस्टेंस नहीं देखना है, हम काफी जगहों में क्या होता है, जब छोटे बच्चों को भी कराते हैं ना, वो 60 मीटर्स भगाते हैं, जो अभी धूती चंद 60 मीटर्स करती है तो 6.97 सेकंड्स होता है, और लड़का जब नेशनल चैंपियन भागता है 60 मीटर्स उनका होता है 6.3, मतलब एक्सेलरेशन के लिए 50 मीटर्स उनके लिए ठीक है। और वही छोटा बच्चे को 50 मीटर भगाएंगे, उसका तो टाइम ज्यादा रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा, स्पीड इंडोरेंस बढ़ेगा, इसलिए 6.3 सेकंड्स में वो शायद 40 मीटर कवर करता होगा, 30 मीटर्स या 35 मीटर्स कवर, वो टाइमिंग देख के उस डिस्टेंस को आपको देना पड़ेगा, तभी जाके एक्सेलरेशन बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर तो यहाँ फ्री वेट्स कर रहे हैं, जब स्ट्रेंथ बढ़ती है तो स्ट्राइड लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ता है, जब स्ट्राइड लेंथ ऑलवेज रिलेशन विद द लेग स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अगर 11th एंड 12th क्लास में आप जाएंगे तो टेक्निक, कोऑर्डिनेशन और स्ट्राइड लेंथ, एक्सेलरेशन और मैक्सिमम स्पीड भी यहाँ बढ़ता है, ओके। मैक्सिमम स्पीड आल्सो यू कैन डेवलप हियर। और जैसा मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जैसा विंडोज के मुताबिक 6th एंड 8th क्लास में जो स्टैटिक एंड पार्टनर स्विचेस और डायनामिक, मतलब ये एरिया में काफी आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो वन ऑफ द जिसको फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी अच्छा रहेगा ना, उसका एनर्जी सेव होगा, आगे जाके उसको इंजरीज नहीं होंगे, राइट। ये बहुत आगे जाके बहुत बड़ा रोल करते हैं। जब अगर अर्ली स्टेजेस में स्ट्रेचिंग नहीं है, आगे जाके हमारे बुद्धि का अभी थोड़ा बहुत यही चैलेंज है, क्योंकि उनके बॉडी में नेचुरली स्ट्रेचिंग कम है, लेकिन इतना उम्र हो गया अभी हम बैक नहीं जा सकते, लेकिन मेंटेन करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को 6th to 8th क्लास में जितना लाइफ टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है वो यहीं डेवलप करके छोड़ दीजिए। और 9th एंड 10th क्लास में आपको सेम स्टैटिक एंड पार्टनर स्ट्रेचेस और डायनामिक और इंक्रीज ड्यूरेशन। अगर 6th to 8th क्लास में अगर 10 सेकंड का स्ट्रेचिंग होल्ड करते हैं, यहाँ पर 15-20 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं, यहाँ ड्यूरेशन बढ़ाना है। और कोई भी और डायनेमिक स्ट्रेचिंग के भी है, रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द वे यू कैन गो फर्दर। और 11th एंड 12th क्लास यहाँ पर ज्यादा स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग, मतलब इवेंट स्ट्रेचिंग, फॉर एग्जांपल हडलर है, उसको तो ग्रोइन स्ट्रेचिंग और एंकिल, और जैसा स्प्रिंटर है हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक स्ट्रेच, ये स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा जोर गिरता है। और मैंने देखा काफी लोगों को मैं ये बोलता हूँ, जैसे स्प्रिंट्स करते हैं, जो भी स्पीड एक्टिविटी करते हैं, उनका हैमस्ट्रिंग इंजरीज होने का बहुत चांसेस है। जब हैमस्ट्रिंग स्टिफ होता है, हम लोग हैमस्ट्रिंग के बाद ज्यादा ध्यान देते हैं, नहीं, जब भी हैमस्ट्रिंग टाइट होता है आप लोगों को बैक पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बैक टाइट होने से ही हैमस्ट्रिंग पे ज्यादा लोड पड़ता है। जब आपका बैक स्टिफ होता है, प्रॉब्लम हैमस्ट्रिंग में रहता है। तो मेरा जो स्प्रिंट्स के साथ जो एक्सपीरियंस है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जब हैमस्ट्रिंग स्टिफ होता है तो बैक को ज्यादा केयर करना है, जब बैक स्टिफ होता है तो हमारा हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम होता है। तो ये इंटर रिलेशन है। सो यहाँ पर स्ट्रेचिंग थोड़े स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग और एडिंग रेसिस्टेंस के साथ भी कर सकते हैं, जैसे मतलब स्मॉल डंबल्स है उसके साथ डायनामिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनर के साथ ज्यादा थोड़ा रेसिस्टेंस करके स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। सो दीज आर द वेज यू कैन
ये तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो हमने कोचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस किए, वो आपको हमने बताया। थैंक यू सर। तो ये जरूरी था कि आप लोग प्रैक्टिकल पहलू भी समझें, ऑन ग्राउंड जो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं ये चीजें। तो आज हमारा थोड़ा और पार्ट बचा था अभी, बट क्योंकि आप लोगों का समय हो चुका है, तो हम फिर ये जो आज का बचा हुआ पार्ट है वो कल कवर करेंगे आप लोगों से। तो आज का बस इतना ही रहेगा, और आप सब लोगों को धन्यवाद। और धन्यवाद आप सबकी तरफ से, मैं रमेश सर को भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि वो लोग आपके लिए आए टाइम निकाल के, और आप सब लोगों को आई एम श्योर इससे हेल्प मिला होगा।